तो लिमिटेशंस की बात हो रही है। न्यूलैंड जहाँ तक कि अपना उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसको जब उन्होंने कंप्लीट किया तो सबसे बड़ी मेजर लिमिटेशन में ये थी कि पहला कि चूंकि उन्होंने मास को आधार माना था और मास ही उनका मेन बेस था, इस वजह से जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को सेट किया तो कैल्शियम पे जाते जाते जहाँ 40 थी वहाँ पर जाकर के इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं रह गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है द फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट आफ्टर कैल्शियम डिड नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट थे फर्स्ट से 8th का कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस आ रहा था। जैसे कि ये इनकी ट्राइड्स थी, यहाँ पर आप ट्राइड्स को देखिए तो ये इन्होंने क्या कहा, ये फर्स्ट है तो ये 8th है, फिर इसको फर्स्ट माना तो ये 8th था और इसको फर्स्ट माना तो ये 8th था। तो जब ये बात कैल्शियम तक पहुंची तो कैल्शियम के बाद जो फर्दर आगे के एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी, जिसने इनके लॉ को कहीं ना कहीं फेल्यूर का कारण बना, जो उनके लॉ के फेल्यूर का कारण बना। तो दो चीजें तो क्लियर हो गई। पहला कि इनका सिर्फ कैल्शियम था, एटॉमिक मास जहां पर 40 आ जाती थी वहीं पर इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा फर्स्ट और 8th एलिमेंट आफ्टर कैल्शियम डिड नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज इनके अकॉर्डिंग। और तीसरा ओनली 63 एलिमेंट्स वर कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। इन्होंने अपने 63 एलिमेंट्स के बाद इन्होंने एक लाइन में सीधे कह दिया कि आज जो 63 एलिमेंट्स हमारे सामने डिस्कवर हुए हैं इसके बाद फर्दर कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये ज्योतिष थे, इन्होंने ऐसा सोचा कि जो आज एलिमेंट्स हमारे सामने हैं ये 63 एलिमेंट्स के बाद फर्दर नहीं डिस्कवर होगा, जबकि आपको पता है कि आज हमारे पास 180 नॉन एलिमेंट्स, हालांकि कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं और ये होते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी तक पूरी दुनिया में जितनी स्पीसीज है उसकी जानकारी किसी को नहीं है, उसके कुछ परसेंट को जान करके हम लोग बॉटनी और जूलॉजी इतनी बड़ी बड़ी बुक लिखी जा चुकी है। उसी प्रकार से एलिमेंट्स को बहुत कम अभी जाना गया, अभी एलिमेंट्स के बहुत कई इधर परत खुलने जाने हैं, उस प्रकार से वो डिस्कवर होते रहेंगे। तो इनकी लॉ का फेल्यूर का कारण ये बना। अब हम लोग अगली लॉ की तरफ चलते हैं। Now this is the turn of Mendeleev periodic table. The first real breakthrough in the classification of element was provided by Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev, who was the professor of chemistry at the University of Petersburg, Moscow. पीटरबर्ग मॉस्को में एक प्रोफेसर जो कि रहने वाले थे रशिया के, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और कहें तो आज की पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से इन्हीं की देन है, उसी की मॉडिफिकेशन है। तो पहला इनको जाने दिमित्री मेंडेलीव को, इनके 1834 से 1907, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ही वाज अ रशियन केमिस्ट, ये जरूरी है जानना। दूसरा क्रेडिटेड एज बीइंग द क्रिएटर ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल का पहला वर्जन। जैसे आप क्रिकेट में आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल 1 की बात करते हैं, वैसे पीरियोडिक टेबल 1 की बात करें, पहली बार जो पीरियोडिक टेबल दुनिया के सामने आई वो इनकी देन थी, मेंडलीव साहब की। तीसरी, अकॉर्डिंग टू हिज पीरियोडिक टेबल atomic masses, according to atomic masses, so that elements were similar were there in same group. इनका भी कहीं ना कहीं एटॉमिक मास ही एक बहुत बड़ा आधार था। Some elements could not be arranged according to atomic mass in order to keep the elements arranged according to properties. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं हो सके, और उसके पीछे की कारण ये थी कि इनको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को भी सिमिलैरिटीज दिखाना था। Predicted the properties of element that had not been yet discovered and used in his periodic table. यानी कि वो इकलौते बंदे थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सीधे सीधे ये वर्ड कहा कि जो एलिमेंट्स नहीं आए हैं उनके विषय में इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी की कि आज ये जगह खाली है, कल यहाँ ऐसा एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होगी, वो एलिमेंट का ये यूज किया जाएगा। सोचिए कि कितने बड़े जानकार ये रहे होंगे कि जिन्होंने जो चीज दुनिया ने देखी नहीं थी उसके विषय में न सिर्फ बताया बल्कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन किया। आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, when Mendeleev started his work on classification of elements, only 63 elements were known. जैसा कि आपको पता है कि न्यूलैंड के जमाने में जब उन्होंने अपने लॉ दी थी तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात उनकी लॉ का अगला वर्जन जो था, जो अगली मॉडिफिकेशन थी, जो अगली चीज थी, वो किसने थी? मेंडलीव ने। तो मेंडलीव साहब जब इस पर काम करना शुरू किए तो उस समय में सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। He carefully examined the relationship between atomic weight of the element and their physical and chemical property. बड़े ध्यान से इन्होंने एक एक एलिमेंट की मास,
फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का गहन अध्ययन किया। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी मास को ही कंसीडर किया गया था। जब डॉपलर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया तभी भी मास की बात थी, बस फर्क ये था कि उन्होंने अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट बोला था। न्यूलैंड ने भी मास के ही अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज किया था और कहा था कि पहले से 8वां वाला सिमिलर होगा और कैल्शियम के बाद वो अनवैलिड हो गया। इन्होंने भी मास को ही आधार माना, लेकिन मास के साथ साथ इनके लिए एक चीज और भी बहुत जरूरी थी, वो ये कि वो दिखता कैसा है और उसके आंतरिक गुण कैसे हैं। सपोज मैं हूं, मेरे साथ 5 लोग खड़े हो जाएं और आप एक साइंटिस्ट हैं और आप साइंटिस्ट के हिसाब से आपको हम लोगों में सिमिलैरिटीज ढूंढनी है, तो सबसे पहले वेट की सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, फिजिकल सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, फिर आदतें मैच करेंगे कि इनकी आदतें क्या है। क्या इसे पानी में रहना अच्छा लगता है, क्या इसे नहाना अच्छा लगता है, क्या ये बिना नहाए जी सकता है। अगर हम 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो पानी में दिन भर रात भर रह सकते हैं, तो आप उसको सीधे कहेंगे कि ही इज एक्वेटिक। क्या बोलेंगे? दे ऑल आर एक्वेटिक इन नेचर, क्योंकि इनको पानी में रहना अच्छा लगता है, लैंड पे इनको पसंद नहीं है। अब 2 लोगों में से 1 लोग ऐसा था जो पानी पे भी कंफर्टेबल है, लैंड पे भी कंफर्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल है। क्या कहेंगे? ठीक उसी तरीके से अब आपके सामने आ जाएगा कि एक बंदा है जिसको सिर्फ जमीन पे ही रहना, आप कहेंगे भाई ये तो लैंड पे ही रहता है, इसको पानी से कोई मतलब नहीं है। तो आपने गुणों के आधार पर पहले तो दिखने का आधार माना, फिर जैसे मोटे लोगों को आप कहते हैं ये मोटा है, क्या कहते हैं आप? ये मोटा, ये लोग मोटे हैं। अगर 10 मोटे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी वेट के आधार पे आपने बात की, सारे के सारे लोग मोटे हैं। दूसरा आप देखेंगे सारे के सारे लोग काले हैं। कैसे आप बताते हैं कि अफ्रीकन्स हैं, कैसे आप बताते हैं कि अमेरिकन्स हैं, कैसे आप बताते हैं? आप देख करके ही बताते हैं ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी होती है अंदरूनी प्रॉपर्टी, जैसे उसको क्या खाना अच्छा लगता है। अगर सभी लोगों की बोलने का स्टाइल एक है, सभी लोगों का खाने पीने का स्टाइल है, सबकी बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्ड कर रही है, सब लोग एक तरह के नेचर के, तो आप कहते हैं यार इनका लगता है जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है। जिस तरह से ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में जीन्स का रोल होता है, उसी तरह से एलिमेंट्स के केस में उनका केमिकल प्रॉपर्टी का रोल होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये मेटल वाटर से रिएक्ट तो करेगा ही नहीं। गोल्ड और वाटर में कोई रिएक्शन नहीं होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत लिस्ट रिएक्टिव है, उसका पानी से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन है तो मेटल। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है? नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब देखिए, सोना और पीतल को एक साथ रख दिया जाए, ठीक, सोना और पीतल को एक साथ रख दिया जाए और आपको दूर से जज करने के लिए कह दिया जाए और दोनों को चमका करके दोनों की ज्वेलरी बना के रख दी जाए, क्या आप बता पाएंगे कि असली सोना कौन है और असली पीतल कौन है? नहीं बता पाएंगे। तो फिजिकल तो एक प्रॉपर्टी दिख गई, दिखने में एक जैसा, जैसे आयरन निकल कोबाल्ट के साथ हुआ कि देखने में एक जैसे लग रहे थे, तो न्यूलैंड साहब ने उसको अपने टेबल में एक जगह ला करके निकल और कोबाल्ट को रख दिया। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि कुछ लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी को आधार माना। तब केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। जमाना भी वैसा था, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था। अभी अगर मैं आपको ला करके अगर स्पाइरोगैरा दे दूं, मैं कहूँ कि इसकी स्टडी करो और आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं हो, तो आप क्या स्टडी करेंगे? तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों के अध्ययन में मेंडलीव साहब के पास पर्याप्त समय और संसाधन उस समय में मौजूद तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने चीज़ों को अरेंज किया और इन्होंने एक एक एलिमेंट के मास के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करना शुरू किया। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? ठीक। अब देखिए क्या हुआ, अगला लाइन क्या कहता है। Among chemical property mainly concentrated on the compounds formed by elements with hydrogen and oxygen। अर्थात ये सिर्फ उस कंपाउंड पे ज्यादा अध्ययन करने लगे जो मेटल हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। क्या है? एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। तो इनकी मेन स्टडी जो थी वो हाइड्राइड और ऑक्साइड के ऊपर में थी। मतलब कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। फर्दर इनकी स्टडीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी चीज को रिएक्ट कराते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अरे दूध को गंदे हाथ से मत छूना, फट जाएगा। ऐसे नहीं फट जाएगा, फट जाएगा। ठीक। जैसे किसी चीज को लोग कहते हैं अचार को गीले हाथ से मत छूना, अचार को गीले हाथ से छूओगे तो अचार जो है खराब हो जाएगा, हम बोलते हैं ना।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम उसके आंतरिक गुणों को जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करने का सीधा सीधा फंडा और सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम जाने कि किससे रिएक्ट करके वो क्या बनाता है और उस कंपाउंड का क्या यूज है, क्या वो कंपाउंड जेन्युइन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे अगर आपसे अभी कोई कह देगा कि आप सिल्वर को वाटर से रिएक्ट कराओ, तो आप बोलोगे इम्पॉसिबल, लेकिन ये कैसे आप जानते हैं? ड्यू टू मेंडली। अगर इन्होंने वो सारी चीजें नहीं की होती तो शायद आज हमारे पास वो सब नॉलेज नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मेंडलीव साहब की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके वेट के आधार पे उसको समझना। वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये मेन था। और दूसरा कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना। ठीक है, अब देखिए, he selected hydrogen and oxygen because they are highly reactive and hence formed compound with almost all the elements। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये फिर उठता है यहाँ पर, क्यों मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही चुना? तो आपका जवाब बड़ा सिंपल होगा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स के साथ लगभग अपना कंपाउंड बना देते हैं। जैसे कार्बन के भी साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के भी साथ रिएक्ट करता है। कोई एलिमेंट शायद ही ऐसे होते हैं जिनसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन ना हो, इस वजह से इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड ही सिलेक्टेड, मींस व्हाई डिड मेंडलीव सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो आप बोलेंगे एज वी नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, so they make maximum number of compounds with maximum number of elements, that is why he selected hydrogen and oxygen। हिंदी या देसी वर्जन में कहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बड़े बेताब हैं किसी को गले लगाने के लिए। ठीक, जो मिलेगा उसको पकड़ के चपक जाएंगे, तो चपकने की इस नेचर की वजह से इन्होंने उसको चपका दिया। ठीक, देसी भाषा में समझ गए होंगे। मतलब एक आदमी जो मुंह फाड़ के खड़ा हमेशा, हवा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे थे। समझ में आया? एकदम यही देसी वर्जन में आप समझिए। ऐसे चीजों को चुना जाता है जो मोस्टली वेलकमिंग करते हैं। आगे देखिए, फिर इन्होंने कहा therefore the formula of hydrides and oxides formed by various elements was made on the basis of classification of elements। यानी कि उसके बाद जितने भी फॉर्मूला हैं हाइड्राइड और ऑक्साइड के अलग अलग एलिमेंट से बनने के बाद वो उनकी क्लासिफिकेशन के बाद आधारित किया गया। Mendeleev then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element and formula of hydride and oxide। एक कार्ड लिया, ताश का एक पत्ता मान लो ले लिया, वो ताश के पत्ते पे इन्होंने एक एलिमेंट का नाम लिखा, वो एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसके हाइड्राइड का क्या है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड का क्या है, और उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी। ध्यान से सुनिएगा, आप हैं, मैं हूं, मेरे पास मान लो इस बैच में 63 स्टूडेंट्स हैं। हर एक स्टूडेंट का नाम लिखना, लाइक रोहन है, गरिमा है, लाइक पीयूष है, लाइक कोई भी, लाइक आयुष है, आदर्श हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, शुभम, वंशिका वगैरह वगैरह, सारे बच्चे पॉपुलर हो रहे हैं मेरे साथ साथ, बाद में नाम सबको दिखाऊंगा। ये सारे बच्चे, मान लीजिए सारे बच्चों का नाम मैं क्या करता हूँ, एक डायरी पे लिखता हूँ, उनकी फीस क्राइटेरिया लिखता हूँ, वो कहाँ से आते हैं वो लिखता हूँ, वो किस कोर्स में है लिखता हूँ ना। उसी प्रकार से मेंडलीव के पास तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, कार्ड मतलब पत्तियाँ ली, और प्रत्येक पत्तियों पे इन्होंने एक एलिमेंट का नाम लिखा, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसका हाइड्राइड, सपोज जैसे हम लोग कहेंगे कि जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ना, तो यानी कि कार्बन हाइड्रोजन आपस में, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ना। तो अब देखिए, कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट किया या नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है। अमोनिया क्या है, NH3, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड बनाता है ना जी। तो प्रत्येक एलिमेंट या तो ऑक्साइड बनाते हैं या नाइट्राइड बनाते हैं। तो इन्होंने नाइट्राइड का क्या नाम था वो लिखा, ऑक्साइड का क्या नाम था वो लिखा, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी और उसका नाम लिखा। ये नहीं है भाई। अब देखिए अगला नंबर, एंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, therefore he sorted out the elements with similar properties and pinned their card together on the wall of one after one in a vertical column। Yeah,
ये वर्टिकल हो गया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि एक एक कार्ड में बाद में मैच किया कि अरे यार इसकी हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, इसकी हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है, चलो इसको एक वर्टिकल कॉलम में पिन कर देते हैं दीवार पे। तो लाइक हम लोगों के पास नोटिस बोर्ड होती है ना, हम लोग नोटिस को पिन करते हैं ना, तो इन्होंने एक नोटिस बोर्ड लिया और उस मान लीजिए एक दीवार पर इन्होंने पिन करना शुरू किया, एक एक कार्ड जो दूसरे वाले कार्ड से प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रही थी, इन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको ऐसे अरेंज कर दिया। जाहिर सी बात है यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाया, तो ये होता है वर्टिकल, मालूम है ना वर्टिकल कॉलम कैसे होता है, सीधे ये मेरा वर्टिकल है, ऐसे मेरा वर्टिकल है और ऐसे मेरा हॉरिजॉन्टल है। अगर 5 लोग लगातार ऐसे खड़े हों तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और हमारे सर पर अगर 5 लोग खड़े हो गए तो वो वर्टिकल कॉलम हो गया, राइट। तो वर्टिकली इन्होंने, आज भी आप देखेंगे अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से, तो आपको सारे एलिमेंट्स जो होते हैं एक ग्रुप में वो वर्टिकली अरेंज होते हैं, है ना। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये देखिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, वगैरह वगैरह, ऐसे अरेंज होता है ना कि ऐसे। तो वर्टिकली इन्होंने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। When he did so, he found that most of the elements automatically got arranged in order of their increasing atomic weights. मतलब इत्तेफाक से क्या हुआ, इत्तेफाक से ये हुआ कि इन्होंने ये जो काम किया, इत्तेफाक से जब इन्होंने उसको अरेंज किया वर्टिकली, तो बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज हो गए। समझने की कोशिश करिए बाबू सब लोग। मेंडलीव साहब क्या कर रहे थे, एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप मेरी तरफ सब लोग फोकस करें ताकि मैं व्यूअर्स को भी फोकस कर सकूं। ठीक, इन्होंने 63 एलिमेंट्स लिए, हर एलिमेंट का नाम इनको मालूम था, वो एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यानी कि उसके हाइड्राइड का नाम क्या होगा वो लिखा। उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उसका ऑक्साइड कैसा बनेगा उसका नाम लिखा, और उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी। अब चूंकि इनके पास 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स थे, यानी पत्ते थे, तो प्रत्येक एलिमेंट्स को जब इन्होंने लिख लिया सबका डिटेल, तो इन्होंने क्या किया कि उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे कि मैं ये कहूं कि मैं हूं और मेरी जैसा कोई काला, मेरे ही हेल्थ का कोई बंदा अगर एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही दिखा, तो आप क्या कहेंगे, यार सर का भाई लग रहा है, सर का मौसा लग रहा है, फूफा लग रहा है, आप तुरंत बोलेंगे। अगर संजोग से हमारे सुपुत्र भी अगर मेरे रंग के होते तो आप देखते कहते, लेकिन आप बच्चे को अलग से देखेंगे, कहेंगे अरे तो सर का नहीं लग रहा, लेकिन होता है कभी कभी, डोमिनेंट जीन्स होते हैं, है ना। मतलब समझने वाली बात है। अभी आजकल आप लोगों की हाइट देख लो तो पापा के बच्चे लगेंगे नहीं, कोई कलर से नहीं लगता है, आप लोग खुद ही देखिए, लगता है कि बड़ा अजीब सा कुछ इत्तेफाक हो गया। तो आजकल बच्चे अपने पिता माता पे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स भी ले लेते हैं। इन्होंने कैरेक्टर्स को मैच करना शुरू किया, ध्यान दीजिए बाबू, आपको स्पेशली क्या, सारे कार्ड्स पर इन्होंने लिख लिया ऑक्साइड, हाइड्राइड, उसका नाम और उसकी एक प्रॉपर्टी। अब उसी के आधार पर दीवार पर गए और पिन करने लगे। ठीक, एक के नीचे एक, यानी कि वर्टिकली, ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इन्होंने एक समूह बनाया कि देख तू ना इसके जैसा है, और इसको कहे रुक, तू रुक, ये तेरे जैसा है, अब सभी लोग साथ रहो। जैसे हम लोग बायो ग्रुप वाले हैं, तो हम लोग बायो वाले ग्रुप में सारे बायो वालों को रखते हैं एक साथ। ऐसा नहीं उसमें बीच में एक बच्चा फंसा हुआ मिल जाता, कहता सर हम तो हिस्ट्री के थे, ऐसा नहीं होता। अब बोलते तेरा क्लास अलग, तेरी पीरियड अलग, तेरा ग्रुप अलग, भागे। ठीक, अब हम लोग क्या करते, तो मेंडलीव साहब ने क्या किया कि सारे एक जैसे दिखने वालों को वर्टिकली अरेंज कर दिया। जब बाद में उन्होंने स्टडी किया तो इत्तेफाक से जानते हैं क्या मालूम पड़ा उनको कि यार ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ही आधार पर अरेंज हो गए। जो आज हमारे सामने ग्रुप और पीरियड्स दिखते हैं, ये देखिए कैसे इन्होंने डिस्कवर किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने पिन जब किया तो ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑटोमेटिकली गॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। क्लियर हो गया? He also observed that there occurred recurrence of elements with similar physical and chemical property after certain regular interval. On the basis of these similarities, Mendeleev in 1869 proposed his periodic table. अर्थात 1869 में ये सारा सब कुछ चल रहा था। अब जब उन्होंने देखा पिन करने के बाद कि सारे की प्रॉपर्टी भी मैच करी एक दूसरे से इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के भी आधार पे, ऐसा नहीं कि नीचे वाला उनसे हल्का है वो उससे भारी था, फिर नीचे वाला और भारी था, फिर नीचे वाला और भारी था। तो उन्होंने देखा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट भी है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही है,
ऑक्साइड हाइड्राइड वाली बात भी सही। तो रिजेम्बलेंस करते करते फाइनली इनके सामने एक टेबल जैसा क्रिएट हो गया। दीवार पे ऐसे इन्होंने देखा, इस तरह से जब वो दीवार पे गए तो उनको ये लगा कि यार ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी चीज जो है, ये तो एक टेबल नुमा लग रही है। और 1869 में उसी किए गए उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अपना ही नाम दिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 1869 में था। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इनके लॉ क्या क्या स्टेट करते हैं, इनका लॉ क्या बताना चाहता है। पहला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पहला लाइन ये था कि उन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी कि प्रत्येक पीरियड के बाद एक निश्चित इंटरवल के बाद चीजें खुद को रिपीट करती हैं। ये तो दुनिया का भी नियम है। जैसे दुनिया में बोलते हैं गोल है, एक पॉइंट से शुरू करोगे वहीं आग खत्म करोगे। हम लोग यहाँ से घर जाते हैं तो एक फिर अगली बार हम लोग यहीं आते हैं। तो ये एक हम लोगों का रिपीटेशन है। ठीक उसी तरह से एक रेगुलर इंटरवल पर हर एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट को रिजेंबल करते हैं। ठीक, ये तो तय है। अरे अगर ऐसा नहीं होता तो क्लोरीन ब्रोमीन को हम नमक क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आया, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आया, एक रेगुलर इंटरवल भी था और बाद में वो मालूम पड़ा वो सारे नमक भी थे, है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम, हीलियम के बाद हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग कि हीलियम के बाद तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है? बोलिए, नियॉन। क्या नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है। फिर क्या हम लोग कहते हैं? आर्गन। फिर हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टन। फिर हम क्या कहते हैं? ज़ेनॉन। और फिर हम क्या कहते हैं? रेडॉन। ये 6 की एक सीरीज हमने बना दी। हम ले जाकर के उनको लास्ट में ग्रुप में रहा करके पुट कर दिए और हमने कहा कि ये इनर्ट गैसेस हैं। मतलब ये सारे के सारे जो हैं इनर्ट गैसेस हैं, इनका एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बहुत सारा रिजेंबलेंस है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहला लाइन आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछेगा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, तो आप बोलेंगे आर बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। That is, when the elements are arranged in their order of increasing atomic weight, elements with similar property are repeated after certain interval. This repetition of properties of element after certain regular interval is called periodicity. क्या कहेंगे उसको? अब आपके सामने एक प्रश्न फिर आता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? तो पीरियोडिसिटी का मतलब एक निश्चित इंटरवल के बाद जब एलिमेंट्स एक दूसरे को हम लोग जब अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक श्रेणी में, बढ़ते हुए क्रम में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, बढ़ते क्रम में जब अरेंज करते हैं तो एक टाइम के बाद एक ऐसा समय आता है कि वही एलिमेंट कुछ अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ रिपीट होते हैं। जैसा कि आज के डेट में अभी हम लोगों ने हीलियम और नियॉन का नाम लिया, जरूर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दैट इज व्हाई दे आर इनर्ट गैसेस। इसी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। तो आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 10वें नंबर पे एक निश्चित इंटरवल पर हम देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करती हैं। दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। किसी को कोई दिक्कत? आपसे फिर सुनिए, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स after certain interval if the elements are arranged in their increasing atomic weights ratio they repeat their physical and chemical property and this particular term is known as periodicity. periodicity कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही होता है कि अगर आपको आपके बढ़ते हुए क्रम में हम जब सजाना शुरू करेंगे तो एक समय के बाद जो एक निश्चित इंटरवल पर एक व्यक्ति आएगा जो आपसे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगी। इस पर्टिकुलर टर्म को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड से जाना गया, एक नाम से जाना गया जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको हम अगर अपनी भाषा में समझाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, अगर मैं ये कहूं यहां पर कोई पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं, निश्चित पीरियड एक निश्चित इंटरवल की बात करते हैं। अगर आपसे हम कहें कि ये है आपका सोडियम और ये कहें हम आपके सामने है मैग्नीशियम, ठीक है, आज के दौर से इसको समझते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1s2
2s2 2p6 3s1 हो गया ना। अब यहां आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 s 3s 3s। समझ में आया बात? 1 और 2 का फर्क है, यानी कि s में एक इधर है और एक बगल वाले में होगा। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम नंबरिंग में पढ़ा है कि s के पास 0 से लेकर के 2 का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कि जब हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे ऐसे हम जब अरेंज करेंगे इस तरह से, जब हम लोग 18 लाइन क्रिएट करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब इस तरह से हम अरेंज करते हैं तो अगर ये S1 है, ये बगल वाला S2 होगा। समझ में आया बात? तो ये दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम मैग्नीशियम में कॉमन क्या है? दोनों ही S घराने के, दोनों ही S घराने के, उनका घराना एक है। लेकिन सोडियम मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। जैसे ही बात हम एल्युमिनियम की करते हैं तो एल्युमिनियम का है 13, और जब हम इसका लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 6 2 8 2 10 2 12 और फिर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 4p1 सॉरी। अब आप यहां पर देखेंगे तो अब इसमें अंतर आया। अरे यही कारण था ना कि ये एल्युमिनियम सोडियम और मैग्नीशियम की तरह उतना हाईली रिएक्टिव नहीं था। ये तो जरा सा पानी के कांटेक्ट में बूम, हाँ, लेकिन एल्युमिनियम ऐसा नहीं था। बोला गया कि एल्युमिनियम जो होता है ना वो केवल स्टीम से रिएक्ट करता है, ना वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना वो गर्म पानी से। तो प्रॉपर्टी बदल गई, बदला ना प्रॉपर्टी। तो इनका कहने का मतलब वही था। अच्छा, अब इसके बाद पीरियोडिसिटी के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। Although both Lothar Meyer and Mendeleev working independently proposed very similar result, but work of Lothar Meyer was published only after the work of Dmitry Mendeleev. Further, the credit for assessing the periodic table is usually given to Mendeleev because he was certainly to the first fully recognized the significance of periodicity of properties of elements were arranged in increasing order of their atomic masses. हालांकि लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, और इंडिपेंडेंटली उन्होंने जो लॉ प्रपोज की उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। देखिए क्वेश्चन यहीं पर आ रहा है। लोथर मेयर साहब और मेंडलीव साहब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे और इन्होंने जो लॉ दिया उसमें बड़ी सिमिलैरिटीज थी। फिर भी लोथर मेयर को उनके नाम को पहचान तब मिला जब लोग मेंडलीव को जान गए। यानी कुल मिलाकर के अभी मैं एक खास प्रकार की मिठाई बनाऊं, वो मिठाई बना करके हम लोग अपने छोटे से शहर में 2 4 10 20 50 100 500 लोगों के बीच में उसको बांटे। अचानक से उस मिठाई पर नज़र पड़ गई बीकाजी या हल्दीराम साहब की, और उन्होंने वो सेम मिठाई बना करके अपने डिब्बे में अपनी ब्रांडिंग से पैक किया, तो पूरी दुनिया तक अप्रोच हो गई। तो खोजने लगे लोग कि पहले ही मिठाई बनाया कौन था, ये डिस्कवर कहाँ से हुई थी। जैसे हर मिठाई का एक इतिहास आप पढ़ते हैं, जलेबी यहाँ का मशहूर, समोसा यहाँ का मशहूर, इमरती यहाँ का मशहूर, लड्डू यहाँ के मशहूर। बाद में आज के डेट में सभी जगह बनने लगे हैं, लड्डू हर जगह मिलता है, लेकिन मशहूर की बात आती है तो कोई एक ही जगह का नाम हम लेते हैं। उसी प्रकार से लोथर मेयर साहब ने जो काम करना शुरू किया वो मेंडलीव साहब के लॉ से कम नहीं था, लेकिन उनको पहचान इसलिए नहीं मिली कि उनका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तरीके का प्रपोज करने का तरीका था। ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी जा रहा है किसी उस तरह से किसी से मिलने गया, एक ने फूल घुटने पे बैठ के दिया और दूसरा कंधे पे बैठ करके 4 चपेड़ा मार करके फूल खोस दिया। फूल दोनों ने दिया, लेकिन एक जो दिया वो सर पे बैठ करके 4-5 चपेड़ा मार के दिया, और दूसरा जो था घुटने पे बैठ के एकदम फिल्मी वैलेंटाइन स्टाइल में उसने दिया। तो ज़्यादा अच्छा आपको पता है किसका लगेगा। मेंडलीव साहब बड़े सिस्टम में चल रहे थे, इनका चैनल बड़ा अच्छा था, तो ये अपने सिस्टम के वजह से ये पॉपुलर हुए। वहीं जो भाई साहब की बात करते हैं लोथर मेयर साहब की, तो दोनों के दोनों
अपने अपने वर्क के लिए इनकी जो लॉ थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन जब मेंडलीव बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए तो उनके पीछे पीछे ये भी पॉपुलर हो गए। फर्दर द करेक्ट, बाकी ये सब लाइन वही है। इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों मिली, ये क्वेश्चन और उठता है। मेंडलीव इतने पॉपुलर क्यों हुए? तो मेंडलीव इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए बिकॉज he was certainly the first to fully recognize the significance of periodicity of property. ये लाइन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये लाइन ही आपका सब कुछ है। मान लीजिए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि बेटा ये बताओ कि मेंडलीव इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए, तो इस लाइन को आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बस ये इतना लाइन जिसने अपने माइंड में बसा लिया, बैठा लिया, वो मेंडलीव का आंसर दे देगा। ये इकलौते ऐसे बंदे थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी पे बात की। इन्होंने कहा कि जैसे हम नहीं कहते कि मैं फिर लौट के आऊंगा, मेरे करण अर्जुन फिर आएंगे, नहीं कहते करण अर्जुन में उसकी मां, तो ये फिर आएंगे। मेंडलीव भी बोले कि एक निश्चित इंटरवल के बाद ये एलिमेंट्स और इनसे मिलते जुलते प्रॉपर्टीज वाले फिर आएंगे, मेरे करण अर्जुन फिर आएंगे। तो ये करण अर्जुन इनके रिपीट होने लगे। तो यही वो इकलौते बंदे थे जिन्होंने इस आधार पर पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया कि जिसके बाद किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। गलतियां इन्होंने भी करी थी, लेकिन इनकी अच्छाइयां इनकी गलतियों से ज्यादा थी। अब अच्छाइयों में एक अच्छाई ये भी थी कि अपने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करते वक्त इन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दिए। कहीं यार मुझे ऐसा लगता है ना, बाद में यहाँ कोई एक एलिमेंट आएगा और आकर के यहाँ पे फिट बैठेगा, और ऐसा ही हुआ भी। इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग आगे की स्लाइड्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये भी बात जिक्र की गई है होगी किस तरह का खतरनाक टीम है, और उसकी स्लाइड्स है जिसमें जिक्र किया है, नहीं जिक्र किया गया, कोई बात नहीं, स्लाइड अभी हम बना लेते हैं लाइव। अगर इनकी दूसरी बात की जाए, अगर मेंडलीव की हम लोग अगर दूसरी बात को अगर हम लोग करें तो मेंडलीव साहब की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पहला ये था कि पीरियोडिसिटी के लिए इनको अगर क्रेडिट दिया गया तो इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की, इनके पॉपुलैरिटी का एक कारण ये था। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी था कि इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें कुछ खाली गैप्स छोड़े थे, जो इनको भरना था वो तो इन्होंने भर ही दिया ऐसे ऐसे करके, कहीं यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ छोड़ दिया। ये इनको समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स फिट हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आइए अब हम लोग इनके डिफेक्ट्स के बारे में बात करें।